मन भर शॉपिंग करने के बाद ढेर सारे शॉपिंग बैग से लदी नेहा अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ जूस पीने के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी। बहुत देर से वह शॉपिंग कर रही थी तो थोड़ा थक भी गई थी और उसे भी भूख लगी थी। बेटा विवान भी पिछले 3 घंटों से उसके साथ घूम रहा था तो वह भी अब थक गया था। आज नेहा ने अधिकतर शॉपिंग भी अपने लाडले बेटे के लिए ही की थी। कपड़े, खिलौने, नए शूज़ और ना जाने क्या क्या खरीदा था उसने विवान के लिए। फिर कुछ अपने काम की चीज़ें ली और विशाल यानी उसके पति के लिए कुछ ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, तो उसके लिए भी एक स्मार्ट सी टी शर्ट ले ली और लगे हाथ ले लिया एक परफ्यूम। हालांकि उन दोनों के जीवन में प्रेम की मधुर सुगंध पहले ही बिखरी हुई है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे उपहार उस सुगंध को और भी गहरा बना देते हैं। विशाल के बारे में सोचते ही नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। 6 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन आज भी विशाल उसे उतना ही प्यार करता है जितना शादी के शुरुआती दिनों में करता था। इस मामले में नेहा खुद को बेहद किस्मत वाली मानती है। विशाल ने ही विवान जैसा प्यारा बेटा देकर उसे परिपूर्ण कर दिया था। प्यार से विवान का हाथ थामे वह आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक जाने पहचाने चेहरे पर नजर पड़ते ही वह चौंकी। सामने से लगभग उसी की उम्र की एक युवती आ रही थी। नेहा को अधिक जोर देना नहीं पड़ा अपनी याददाश्त पर और उसने उसे पहचान लिया कि यह तो ईशा थी, और पहचानती भी कैसे नहीं। जरा भी फर्क नहीं पड़ा था उसके चेहरे में, ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसे कॉलेज के दिनों में दिखती थी। अरे ईशा, तू कैसी है? कितने सालों के बाद मिल रही है। जैसे ही ईशा थोड़ा पास आई, नेहा उत्साह से उसकी ओर आगे हाथ हिलाती हुई बोली, मैं ठीक हूँ नेहा, तुम कैसी हो? ईशा भी अचानक अपने सामने नेहा को देखकर खुश हो गई। वह भी हाथ में खूब सारे शॉपिंग बैग थामे हुई थी। शायद खरीदारी करने के बाद वह भी रेस्टोरेंट में जा रही थी। कहाँ जा रही है? शॉपिंग हो गई क्या तेरी? नेहा ने पूछा। हाँ यार हो गई, थक गई थी तो सोचा जूस पी लूँ, फिर जाती हूँ, ईशा ने बताया। फिर पूछा, और तू, तेरी शॉपिंग हो गई? हाँ मैं भी जूस पीने ही जा रही थी, चलना जूस पीते हैं साथ ही, और साथ ही बात भी हो जाएगी। कहते हुए नेहा विवान का हाथ थामे रेस्टोरेंट की ओर चली आई। ईशा भी उसके साथ अंदर ही आ गई। अंदर का वातावरण बहुत भला था, अच्छी ठंडक थी। दोनों एक कॉर्नर टेबल पर जाकर बैठ गई और अपने शॉपिंग बैग्स दीवार के सहारे टिका दिए। 2-4 टेबलों के ऊपर कुछ युवा जोड़े बैठे हुए थे जो अपनी दुनिया में खोए हुए थे। तू वैसी की वैसी है यार, जैसी 8 बरस पहले थी, उम्र तो तुझे जरा भी नहीं छू पाई, नेहा ने मुस्कुराते स्वर में कहा। थैंक्स। ईशा के गालों पर लाली छा गई। और बता कब आई यहाँ, कहाँ रहती है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। 1.5 साल हो गया है। जिस कंपनी में जॉब करती थी उसकी एक ब्रांच यहाँ भी खुली है तो मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया गया, तब से यहीं हूँ, ईशा ने बताया। तू 1.5 साल से यहाँ है और मुझे पता भी नहीं, नेहा ने कहा। सॉरी यार, मेरे फ़ोन में से सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो गए तो किसी से भी संपर्क नहीं रहा, पर अच्छा हुआ कि तू आज मिल गई, ईशा खुश होते हुए बोली। हाँ यार, मन की बातें तो दोस्तों के साथ ही साझा करने में मज़ा आता है। अच्छा हुआ कि तू भी यहाँ आ गई, तेरा साथ हो जाएगा। नेहा भी खुश थी कि चलो कोई पुरानी सहेली मिली जिससे दिल की बातें कर सके। नेहा और ईशा 5 साल तक एक ही कॉलेज में साथ पढ़ी थी। दोनों बहुत पक्की सहेलियाँ तो नहीं थी, लेकिन अच्छी दोस्त थी। नेहा थोड़ी गंभीर प्रकृति की पारिवारिक लड़की थी, वहीं ईशा तितली जैसी उड़ने वाली खुले स्वभाव की बंधन मुक्त लड़की थी जो बहुत आज़ाद ख्यालों की थी, लेकिन दिल की अच्छी थी। ओह, तो क्या क्या ले लिया जीजू के लिए? ईशा शरारत से मुस्कुराई। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक टी शर्ट पसंद आई थी तो ले ली। विशाल की पसंद का एक परफ्यूम, नेहा ने बताया और साथ ही पूछा, तू अपने बारे में तो बताना कुछ। जीजाजी क्या करते हैं? तेरे साथी कंपनी में है क्या? बच्चे कहाँ हैं? कितने साल हुए शादी को? अरे बाप रे, इतने सारे सवाल! तू तो सवालों की राइफल ही तान दी मुझ पर। मैंने शादी नहीं की है यार, तू तो जानती है ना मैं बंधन पसंद नहीं करती, स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। यह परिवार का झंझट मुझसे नहीं होता, ईशा बोली। परिवार तो सबके लिए ज़रूरी है, यूँ अकेले जीवन नहीं काटा जा सकता ईशा। शादी तो हमें एक मजबूत नींव प्रदान करती है जिस पर हम अपने सपनों का घर बनाते हैं। फिर बच्चे भी तो ज़रूरी है, उन्हीं से तो जीवन की रौनक होती है, नेहा ने उसे समझाया। भाई मुझसे तो यह सब नहीं होगा, मैं किसी के इशारों पर नाचने वाली गुलाम बनकर नहीं रह सकती, मैं किसी की सेवा टहल नहीं कर सकती हूँ, मैं तो स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, ईशा मस्ती में बोली। किसने कहा कि शादी का मतलब किसी के इशारों पर नाचना होता है या किसी की गुलामी होता है? यह तो एक खूबसूरत बंधन है
जिसमें हमें भी तो अपना सुख दुख बांटने वाला, परवाह करने वाला साथी मिलता है। आज नहीं तो कल एक साथी की ज़रूरत तुझे भी तो पड़ेगी ना। सारा जीवन यूँ अकेले तो कट नहीं सकता। नेहा का मन उसकी बातें सुनकर थोड़ा उचट सा गया। साथी की क्या ज़रूरत है यार, मेरा बॉस संजय मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखता है। ना पैसे की कमी है ना किसी दूसरी बात की। पता है एक शानदार फ्लैट लेकर दिया है उसने मुझे, और आज शॉपिंग के लिए पैसे भी दिए हैं। डायमंड रिंग ली है मैंने आज, ईशा ने बेझिझक बताया। तभी बेटर जूस का ग्लास और आइसक्रीम का कप लेकर टेबल पर रख गया। नेहा ने विवान को आइसक्रीम दी। तू बोल्ड है शुरू से, वह तो ठीक है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि ऐसे अनैतिक संबंध ठीक नहीं है? संजय क्या आगे तुझसे शादी करेगा? नेहा का मन खिन्न हो गया था। वह तो पहले से ही शादीशुदा है, और वैसे भी मुझे भी कहाँ शादी करनी है उससे। ईशा लापरवाही से जूस के घूंट भरती हुई बोली। क्या शादीशुदा है? तू जानती भी है यह क्या खिलवाड़ कर रही है तू अपने जीवन से? नेहा चौंक कर बोली। छोड़ यार, क्या फ़र्क पड़ता है? ईशा लापरवाही से बोली। क्या फ़र्क है तेरे और मेरे जीवन में, रिश्तों में? प्यार तो प्यार है। मैं और संजय एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। संजय के साथ ज़िंदगी बेहद सुकून से बीत रही है, बेहद खुशहाल, मस्ती भरी। संजय हर प्रॉब्लम में छाता बनकर ढक लेता है मुझे, बस और क्या चाहिए? ईशा उसी लापरवाही से बोली। फ़र्क पड़ता है ईशा, बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे सिर पर छत है और तेरे सिर पर छाता। घर परिवार छत के नीचे बनता है, छाते के नीचे नहीं। तेज हवा से छाता उड़ जाता है, लेकिन छत नहीं उड़ती। अभी जीवन की कठोर वास्तविकता से तेरा सामना नहीं हुआ है। अभी सब नीली रोमानियत की रिमझिम फुहारों के बीच तुझे छाते के नीचे रहना रोमांचित लग रहा है, लेकिन जिस दिन तूफान आएगा, छाता उड़ जाएगा ना, उस दिन तुझे पैर टिकाने के लिए भी ज़मीन नहीं मिलेगी। नेहा ने अफसोस भरे लहजे से कहा। थोड़ी देर पहले ही पुरानी सहेली से मिलने का जो उत्साह उसके मन में था, वह बुझ सा गया था। ईशा के मना करने के बाद भी नेहा ने वेटर को बुलाकर जूस और आइसक्रीम के पैसे चुका दिए। विवान का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। ईशा हस्तप्रस्ती थोड़ी देर वहीं बैठी रही, फिर मुंह बिचकाकर बाहर आकर एक टैक्सी पकड़कर अपने फ्लैट पर चली आई। यह शहर के एक पास इलाके की 3 बेडरूम वाला सर्व सुविधा युक्त आधुनिक तरीके से सुसज्जित आरामदायक फ्लैट था, जो संजय ने उसे तोहफे में दिया था। ईशा की अपनी इतनी तनख्वाह नहीं थी कि वह ऐसे आरामदायक और चकाचौंध भरी जिंदगी जी सकती थी। यहाँ नौकर चाकर सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी, और संजय के साथ हर रात रंगीन। उसकी वॉर्डरोब में एक से बढ़कर एक महंगी आधुनिक ड्रेस टंगी थी। ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में महंगी गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरियाँ थी, जो उसके जन्मदिन पर या वैलेंटाइन डे पर संजय ने उसे गिफ्ट की थी। कुल मिलाकर वह जिंदगी के पूरे मजे लूट रही थी, और क्या चाहिए जीने के लिए? ना कोई जिम्मेदारी, ना फालतू का झंझट। ईशा की यही सोच थी कि पूरी ज़िंदगी बस ऐसे ही चैन और आराम से गुजर जाए। वह जीवन की रंगीनियों में खोई रहने वाली लड़की थी। क्या हुआ अगर संजय शादीशुदा है? उसे अपने परिवार को भी तो समय देना पड़ता है, लेकिन ऑफिस में तो दिन भर दोनों आसपास रहते हैं। मौका मिलते ही संजय उसे अपने केबिन में बुला लेता है, और हफ्ते में कम से कम 3 रातें तो उसके साथ ही गुजारता है। फिर टूर पर भी तो साथ में ले जाता है उसे अक्सर। 3 साल से वह संजय से प्यार करती है, और वह उससे। और भला क्या चाहिए? ईशा को फिर से नेहा की बातें याद आ गई, लेकिन उसने उन्हें दिमाग से झटक दिया। नौकर उसके लिए चाय बनाकर ले आया। रात के खाने की पसंद पूछने लगा। ईशा अपने भाग्य पर इटलाती चाय का कप लेकर बालकनी में आ बैठी। वह आराम से कुर्सी पर पसरकर गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रही है, और वहाँ बेचारी नेहा पति और बच्चों की फरमाइश पूरी करती रात के खाने की तैयारी में जुटी होगी। और ईशा व्यंग से मुस्कुरा दी। कहाँ ईशा की हाई प्रोफाइल लाइफ, और कहाँ नेहा की मध्यम वर्गीय कोल्हू के बैल जैसी गृहस्थी की चक्की में पिसती जिंदगी। इधर अपने घर लौटी नेहा ईशा की बातों से व्यथित थी, लेकिन उसके लौटने तक विशाल के घर आने का समय हो चला था। सामान रखकर उसने फटाफट चाय चढ़ा दी और विवान के कपड़े बदलकर हाथ मुंह धुला दिए। खुद भी चेंज करके फ्रेश हो गई। थोड़ी ही देर में विशाल भी आ गया। नेहा अपनी और विशाल की चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ गई, और चाय पीते हुए बड़े उत्साह से लाया हुआ सामान उसे दिखाने लगी। विवान भी अपने कपड़े और खिलौने दिखाने लगा। विशाल दोनों की खुशी देखकर खुश था। तेजी से बीत रहे थे अपने परिवार में मगन नेहा ईशा को कब की भूल चुकी थी। ईशा से मिले हुए भी उसे 2 साल बीत चुके थे। एक दिन घर के लिए किराने का सामान लेने वह सुपरमार्केट गई। घर पर विशाल के माता पिता अर्थात नेहा के सास ससुर आए हुए थे, तो नेहा विवान को घर पर छोड़कर आई थी। यूं ही वह अपने दादाजी के साथ बहुत खुश रहता था। नेहा भी निश्चिंत होकर सामान लेने के लिए आ गई।
परिवार का यही तो सुख और सुरक्षा है। ट्रॉली भर सामान लेने के बाद नेहा बिलिंग के लिए काउंटर पर देखने लगी तो एक काउंटर पर भीड़ कम देखकर वह उसी लाइन में लग गई जहां नेहा की बारी आई। तो बिलिंग करने वाली लड़की को देखकर वह बुरी तरह चौंक गई। वह लड़की भी नेहा को देखकर सकपका गई थी। नेहा ने उसे गौर से देखा। हाँ, वह ईशा ही थी, लेकिन कितनी बदल गई थी। शरीर बेडौल हो गया था, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी और अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, बीमार सी लग रही थी। वह सर झुकाकर चुपचाप बिलिंग करती रही। जब सारा सामान का बिल बन गया तो नेहा ने पैसे चुकाए और ईशा के साथ आने को कहा। ईशा ने चुपचाप उसकी बात मान ली और काउंटर से एक दूसरी लड़की को बिठाकर नेहा के साथ चली गई। दोनों पास की एक कॉफ़ी शॉप में आ गई। नेहा ने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। तो यहाँ कैसे ईशा, वह भी इस हाल में, ऐसी मामूली नौकरी में? तेरा वह हाई प्रोफाइल महंगे आधुनिक कपड़े और वह डायमंड ईयरिंग कहाँ गए? नेहा ने चुपते हुए स्वर में पूछा। बस कर नेहा, मैं पहले ही किस्मत की मार खा चुकी हूँ। ईशा की आंखें झलझला गई। क्या हुआ? संजय कहाँ है और तेरा यह हाल कैसे हुआ? नेहा ने थोड़ा नरम होते हुए पूछा। संजय अब मेरे साथ नहीं रहता, उसने मुझे छोड़ दिया है, मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में भी मेरे काम पर इतनी खामियां लिख दी गई कि मुझे कहीं भी अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल रही। आखिर बड़ी मुश्किलों से मुझे यहाँ नौकरी मिली। पहली नौकरी मेरी सुंदरता की वजह से संजय ने मुझे दी थी और अब वह नहीं रही। तो ईशा की आंखों में आंसू बह निकले। लेकिन ऐसा क्यों? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी तुम दोनों के बीच में। नेहा ने कॉफ़ी का घूंट पीते हुए बोला। मैं तो यही समझती थी, लेकिन 2 साल पहले बाथरूम में पैर फिसल जाने से मेरे पैर की हड्डी टूट गई और साथ ही गिरने की वजह से मेरा गर्भपात भी हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं गर्भवती हूँ। उसी समय इलाज के दौरान किसी दवाई के रिएक्शन से मेरी यह हालत हो गई। बस तभी संजय का रवैया मेरे प्रति अचानक से बदल गया। मुझे अस्पताल में ही एडमिट करवाकर 8-10 दिन बाद से ही उसने मेरी खोज खबर लेना बंद कर दी। ऑफिस के कुछ सहकर्मी ने ही मेरी देखभाल की। संजय के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। संजय ने फ़ोन कर मुझे ब्लॉक कर दिया। दूसरे के फ़ोन पर वह मेरी आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देता। 2 महीने बाद जब मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो बिल भरने के लिए मेरी ना सिर्फ जमा पूंजी खत्म हो गई बल्कि मेरी चेन व अंगूठी भी बिक गई। जब मैं अपने फ्लैट पर पहुंची तो मेरे ही नौकर ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। एक नौकर जो थोड़ा भला आदमी था, उसने मुझे बताया कि संजय ने यह फ्लैट मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जैसी लड़कियों के लिए ले रखा था। मुझसे पहले भी वहाँ 2 लड़कियाँ रह चुकी थी जिनसे मन भर जाने के बाद संजय ने मुझे रखा। मेरे बाद उसने दूसरी लड़की को अपने जाल में फंसाकर वहाँ रखा हुआ था। वह नौकर भी उसी के आदमी थे, इसलिए किसी लड़की को भी कुछ नहीं बताते थे। ईशा ने 2 घूंट पानी पिया और आगे बोली। ना कपड़े लेने दिए और ना ही सामान। मेरे पुराने कपड़े वह बैग में भरकर पहले ही अस्पताल पहुंचा चुका था। अब वही कपड़े और इयरिंग्स उसने किसी दूसरी लड़की को दे रखे हैं। तो तू अब कहाँ रहती है? नेहा ने पूछा। एक परिवार के यहाँ ऊपर एक छोटा सा कमरा ले रखा है किराए पर, वहीं रहती हूँ, ईशा ने बताया। अपने घर क्यों नहीं चली जाती वापस? नेहा बोली। किस मुँह से जाऊँ? 3 साल पहले संजय के कारण उनसे रिश्ता तोड़ रखा था, उनकी उपेक्षा की। तो सच कहती है नेहा, छत और छाते में बहुत फ़र्क होता है। जरा से तूफान से संजय नाम का छाता तपार से उड़ गया। यहीं अगर मेरे सिर पर छत होती तो क्या मेरा पति, मेरा परिवार मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर चला जाता? ईशा की आंखों में आंसू बहने लगे। काश तो यह बात पहले ही समझ गई होती तो घर छत के नीचे बसते, छाते के नीचे नहीं। अब भी नहीं कुछ बिगड़ा है। माता पिता अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, उनसे माफ़ी मांग ले और घर लौट जा, पिछला सब कुछ भूल जा। मुझे विश्वास है कि जल्दी एक छत के नीचे तेरा भी घर बस जाएगा। एक छत तो होगी जरूर तेरे नाम की, किसी की। नेहा ने उसकी हथेली थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया। नेहा की बातों ने ईशा के दर्द पर मरहम का काम किया। गर्म कॉफ़ी पीते हुए अब वह खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। के दर्द से उबरकर अब उसकी आंखों में एक छत की उम्मीद झिलमिला रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।